हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बारी आ गई है कि आज दिन में आप लोगों से जो कई प्रश्न हमने कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे, इन प्रश्नों के सही उत्तर बताने के और सही उत्तर बताने के साथ-साथ इन प्रश्नों के उत्तर पे डिस्कशन भी करने का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई प्रश्नों के उत्तर में गलत ऑप्शन पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है। तो उन प्रश्नों के जो सही उत्तर है, उन उत्तरों पर भी आप लोगों को सही उत्तर बताया जाए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों ने भी सही उत्तर माँगे हैं। लेकिन उससे पहले एक कन्फ्यूज़न आप लोग के मन का दूर कर देना ज़रूरी है, जिस कन्फ्यूज़न को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए, वरना आप लोग को मुझ पर भरोसा ही नहीं होगा। यहाँ एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्रसिद्ध कथन "उसने भारत की चाबी बंगाल में पाई, जबकि विरोधी ने मद्रास में खो दी" किसके बारे में है? अब यहाँ देखिए कि एक भाई साहब यहाँ क्या कमेंट करके गए हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये एक ही जगह नहीं, कई जगह ये कमेंट किए हैं। नीचे में क्या है कमेंट किए हैं, एक विशेष कमेंट इन्होंने किया है कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के कारण आप फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि सीटेट में आपका 120 नंबर था। ये भाई साहब इसके नीचे इससे भी बढ़ गए हैं। इस तरह के फालतू क्वेश्चन से बचें। और एक और भाई साहब हैं जिन्होंने क्या लिखा है कि अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ आपका चैनल, क्योंकि इस तरह का प्रश्न डालकर आप बच्चों के बचे-खुचे कॉन्फिडेंस को भी तोड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इस तरह के प्रश्न कहाँ पूछे गए हैं। क्योंकि जब आप देखे जाएँगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, तभी तो आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा। तो चलिए दिखाते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे जो प्रश्न देख रहे हैं, 5वें नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न आपको बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं ये क्या प्रश्न था कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? 4 ऑप्शंस भी हैं, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो क्या यह उसी तरह का प्रश्न नहीं है जिस तरह का प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा है? खुद बीपीएससी परीक्षा ली, हेडमास्टर भर्ती की परीक्षा में वही प्रश्न उसी तरह का पूछा गया तो सही था, लेकिन मैंने कम्युनिटी में डाल दिया तो मैं गलत हो गया और मैं छात्रों को भ्रमित कर रहा हूँ। ऐसे-ऐसे 2-4 बच्चे जो होते हैं जिनसे खुद कुछ नहीं होता, वो दूसरे को कमेंट में आके इसी तरह से भ्रमित करते हैं, और अद्भुत लगता है कि जिनसे प्रश्न नहीं बनता, वे ही इस तरह के बच्चे अधिक होते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं कि प्रश्नों के सही उत्तर क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कथन "उसने भारत की चाबी बंगाल में पाई, जबकि विरोधी ने मद्रास में खो दी" किसके बारे में है? यहाँ पर देखिए 67% लोगों ने वोटिंग किया है कि लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी के बारे में ये स्टेटमेंट है, जबकि ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो है ही नहीं ये कथन। ये कथन सही रूप में है लॉर्ड क्लाइव के बारे में। लॉर्ड क्लाइव के बारे में कैसे सही है, इसको भी समझ लीजिए। एक्चुअली जब अंग्रेज़ भारत आए थे, तो अंग्रेज़ों का जो सेनापति था वो लॉर्ड क्लाइव था, और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों का जो सेनापति था, फ्रांसीसियों का सेनापति डुप्ले था। डुप्ले ने ये प्रयास किया कि वो मद्रास पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन मद्रास पे कब्जा करने की में उसको सफलता नहीं मिली, आंशिक सफलता मिली। दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव जो था, आप लोग को पता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में और उसके बाद बक्सर की लड़ाई में, इन दोनों लड़ाइयों में अंग्रेज़ों को बहुत भारी सफलता मिली और अंततः जाकर अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसी संदर्भ में कहा गया है कि उसने भारत की चाबी बंगाल में पाई, जबकि विरोधी ने मद्रास में खो दी। तो किसने भारत की चाबी बंगाल में पाई? लॉर्ड क्लाइव ने भारत की चाबी बंगाल में पाई। लेकिन यहाँ पर लोगों ने गलत वोटिंग किया है। 67% लोगों ने वोट कर दिया है कि लॉर्ड डलहौजी होगा, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व में किस बात का ध्यान रखा गया था? यहाँ पर तो और भी अद्भुत है। और भी अद्भुत इसलिए है क्योंकि बीपीएससी में प्रश्न इसी तरह से होंगे। बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी तरह से आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शंस डाले जाएंगे। आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन सही लगेंगे। और हैरानी की बात क्या है कि 93% लोगों ने टिक किया है कि निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से हो। इस ऑप्शन पे टिक किया है, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आप इस पे अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। ऊपर-ऊपर से देखिएगा तब पता नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किस बात पे रखा गया था? इसका सही उत्तर है, जिसको कि बहुत ही कम लोगों ने टिक किया है, कि निर्वाचन का आधार धार्मिक था। अब आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि आप तो सर गलत बोल रहे हैं कि निर्वाचन तो प्रत्यक्ष विधि से होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि निर्वाचन धार्मिक आधार पे हुआ था, ये कैसे संभव है? बिल्कुल मेरे भाई,
आप जिस भी स्रोत से इसको पुष्टि करना चाहें आप कर सकते हैं। निर्वाचन धार्मिक आधार पे हुआ था, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग सीट था, इसी तरह से सिखों के लिए अलग सीट था, ठीक है। लेकिन निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से न होकर निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से हुई थी। प्रत्यक्ष विधि में जनता डायरेक्ट चुनती है, लेकिन संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें डायरेक्ट विधि से नहीं चुना गया था, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया हुआ था। इसलिए भले आप लोगों ने 93% लोगों ने वोट किया, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि निर्वाचन का आधार धार्मिक था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3300 लोगों ने वोट किया है, फिर भी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कमेंट को देखने के बाद या फिर जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझने के बाद भी कुछ लोग ज़रूर ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन मेरे भाई मैंने बहुत वेरीफाई करके बहुत सोच समझ के ही सही बताया है। आप इसको किन्हीं अन्य प्रोफेसर से या फिर आपकी समझ में आपसे जानकार जो लोग ज़्यादा हैं उनसे कन्फर्म कर सकते हैं। मैंने जो व्याख्या दी है वो व्याख्या बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसे बचपन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा बचपन में युद्ध के समय उसे किले की दीवार से टांग दिया गया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी थे, आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए थे। इस प्रश्न का उत्तर अधिकतर लोगों ने सही दिया है। इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर के बारे में आप लोग को पता है कि बचपन में इनका जो जन्म हुआ था उसके बाद से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनको बैरम खां ने पाला था, जो इनके संरक्षक भी थे। एक बार की कहानी है कि युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के समय बैरम खां के पास इतना भी समय नहीं था कि वो अकबर की सुरक्षा ठीक ढंग से कर पाए। तो अकबर को उन्होंने एक कपड़े में लपेटकर किले की दीवार से टांग दिया था और उस किले की दीवार पर तोप बरस रहे थे। संजोग था अकबर को बचना था, बच गए। तो ये प्रश्न अकबर से सही था और अधिकतर लोगों ने यहाँ पर सही उत्तर दिया। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कंबल को पीटने पर धूल का झड़ना न्यूटन की गति के किस नियम में आता है? ये फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न में सही उत्तर दिया है अधिकतर लोगों ने। 75% का लोगों का कहना है कि प्रथम नियम है, बिल्कुल सही है। इसी प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, इसी न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो कंबल को पीटने पर धूल झड़ना जो है इसी जड़त्व के नियम पर आता है। इसी का एक और उदाहरण क्या हो सकता है कि आप बस में बैठे हैं और बस अचानक से चल पड़ी, तो भी ये जड़त्व के नियम में ही आएगा। बस में आप बैठे हैं और बस अचानक से चल पड़ती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, या फिर चलती बस में अचानक से ब्रेक लग जाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये सब जड़त्व के नियम का ही उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत ने सिविल परमाणु समझौता किस वर्ष संपन्न किया? यहाँ भी मेरे भाई अधिकतर लोगों ने 72% लोगों ने उत्तर दिया है और गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया है। लोगों ने 2006 माना है। मैंने प्रश्न क्या पूछा था और आपने उत्तर क्या दिया, इस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत ने सिविल परमाणु समझौता किस वर्ष संपन्न किया था। संपन्न कहने का मतलब फाइनल किस साल हो गया था। 2006 में जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जॉर्ज बुश के साथ मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रथम बार इस समझौते पर हस्ताक्षर किया, बिल्कुल सही बात है। 2006 में पहली बार हस्ताक्षर जरूर हुआ था, लेकिन आपको पता होगा कि इस समझौते पर बाद में बहुत ज़्यादा विवाद होने लगा और इस विवाद के कारण भारत में भी कुछ विवाद हुआ, अमेरिका में भी विवाद हुआ। अंतिम रूप से साल 2008 में जाकर सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए और ये समझौता संपन्न हुआ। जो लोग नहीं समझते हैं उन लोगों को एक बात समझा दे, सिविल परमाणु समझौता क्या था। सिविल परमाणु समझौता कहने का अर्थ है कि आपको पता होगा कि परमाणु जो होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, ठीक है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि परमाणु सबसे छोटा कण है। लेकिन इससे एक चीज़ और होता है कि इसका उपयोग 2 काम में किया जा सकता है। पहला काम है कि परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग हो सकता है। दूसरा जो है इसका उपयोग यूरेनियम से परमाणु बम भी बनाया जा सकता है और इसी यूरेनियम का प्रयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। तो यूरेनियम का आपके पास 2 उपयोग है। पहला उपयोग है कि इसी यूरेनियम से आप बम भी बना सकते हैं। दूसरा कि इसी यूरेनियम से आप न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो समस्या यह थी कि भारत ने
आपको पता होगा कि परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था पोखरण में। पोखरण में जैसे ही भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया, इसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया। भारत पे किस बात का प्रतिबंध लगा दिया? तो इन देशों ने भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया, क्योंकि इन देशों को लगता था कि अगर हम भारत को यूरेनियम देंगे तो भारत इस यूरेनियम का इस्तेमाल करके परमाणु बम बना लेगा। भारत को कई साल लग गए दूसरे देशों को समझाने में कि हम इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में नहीं करेंगे, बल्कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली उत्पन्न करेंगे। इसी कारण से अमेरिका के साथ अंततः 2008 में जो सिविल परमाणु समझौता है ये संपन्न हुआ, और इसके बाद भारत को दूसरे देशों से यूरेनियम मिलने का रास्ता खुल गया, क्योंकि भारत में यूरेनियम कम है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। और आप लोगों ने जो वोट किया है, आप लोग सुबह से आंसर भी पूछ रहे थे। आपने देखा कि कई जगह आप लोग से गलती हुई, दूसरे का ऑप्शन देख के भी आप टिक कर देते हैं। आपको लगता है कि किसी ऑप्शन पे 93% लोग वोट कर रहे हैं तो वो लोग सही ही होंगे, इसलिए आप भी वोट कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।